हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट का, विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल सरस्वती भारद्वाज में। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑनलाइन क्लासें आपके अच्छे से चल रही होंगी और आपको अच्छी पढ़ाई करनी भी चाहिए। अध्ययनरत व्यक्ति को हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अध्ययन करना, स्टडी करना और पढ़ना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट में है जिसमें सारी चीज़ें लौट कर वापस आती हैं। जितना भी पैसा खर्च करो पढ़ाई में, हमेशा दुगना होकर लौट कर आता है। इसलिए नॉलेज प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को सहनशील बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए इंसान को पढ़ते रहना चाहिए। और वास्तव में आप लोगों को पढ़ने चाहिए। स्टूडेंट जितने भी हैं उनको नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए तो हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 का सेकंड पार्ट। चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम था प्राकृतिक संपदा, उसका एक पहला पार्ट हमने पढ़ा था, पहला वीडियो बनाया था। ये उसका दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने जलमंडल, स्थलमंडल इनके बारे में पढ़ा था, आपको याद है तो यही पढ़ा था। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल तीनों मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी पहले पार्ट्स के अंदर। पृथ्वी के कितने भाग पर पानी है, जल है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। चलिए आज सेकंड पार्ट उसका शुरू करते हैं, जो यहाँ से शुरू हो रहा है। जो सेकंड पार्ट है वो यहीं से शुरू होगा। जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। जलवायु, क्लाइमेट। तो जलवायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन द कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट। यानी जलवायु हमारे आसपास का जो वातावरण है, तापमान ज़्यादा है कि कम है, पानी कम है कि ज़्यादा है, गर्मी कैसी रहती है, सर्दी कैसी रहती है, इसे ही तो जलवायु कहते हैं। हमारे आसपास के वातावरण जो है, जो पर्यावरण है, उसे हम जलवायु कहते हैं। इसको कंट्रोल करने में वायुमंडल की क्या भूमिका है? तो ध्यान दीजिए, हम जान चुके हैं कि वायुमंडल पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए है। ये तो पहले ही पढ़ा था कि वायुमंडल है वो पृथ्वी को एक कंबल की भांति ढके हुए है। हम जानते हैं कि वायु ऊष्मा का कुचालक है। वायुमंडल, अच्छा, वायु ऊष्मा का कुचालक है, याद रखना ये बात को। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष पर लगभग नियत रखता है। वायुमंडल करता क्या है? जो टेम्परेचर है पृथ्वी का, उस टेम्परेचर के औसत तापमान को बनाए रखने का काम करता है। दिन के समय में हो चाहे पूरे वर्ष भर की लगभग बात हो, टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है? एनवायरनमेंट, वायुमंडल। वो तापमान के औसत तापमान को बनाए रखता है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। औसत तापमान को कैसे कंट्रोल कर पाता? सोचो, दिन के समय में तापमान जितना होता है, अचानक गिर जाए तो क्या होगा, अचानक बढ़े तो क्या होगा? तो वायुमंडल टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है। अचानक टेम्परेचर बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। तो ये कैसे बढ़ता है? सुबह के समय में टेम्परेचर कम होता है 7 बजे, फिर 8 बजे बढ़ता है, 9 बजे बढ़ता है, 10 बजे और बढ़ता है, 11 बजे बढ़ता है, 12 बजे बढ़ता है, 1 बजे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे वापस डाउन होता है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5, और ऐसे करते करते शाम को 7-8 बजे तक टेम्परेचर वापस डाउन हो जाता है। ऐसे ही रात को ठंड अचानक नहीं बढ़ती, धीरे धीरे ठंड बढ़ती है, 12 बजे तक बढ़ती है, फिर वापस घटती है ना। तो टेम्परेचर को अचानक से मूवमेंट नहीं करने देता वायुमंडल, उसको बनाए रखता है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को भी कम करता है। तो रात को जो ऊष्मा है उसको अंतरिक्ष में जाने की जो दर है उसको भी क्या कर देगा? कम कर देगा। ये बात आपको याद रखना। आगे चंद्रमा के बारे में सोचें, जो सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर है जितनी की पृथ्वी। तो पृथ्वी की और चंद्रमा की दूरी दोनों क्या है? सूर्य से बराबर बताई जा रही है, लगभग बराबर है। चंद्रमा के बारे में सोचो, जो सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर है जितना कि पृथ्वी है। इसके बावजूद चंद्रमा की सतह है जहाँ वायुमंडल नहीं है, पर तापमान -190 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना कम है। 1 डिग्री टेम्परेचर या -1 डिग्री टेम्परेचर हो जाए ना, तब भी जो पानी पड़ा रहता है गिलास में या किसी पात्र में, वो बर्फ़ बन जाता है। सोचो, -190 डिग्री पर कितना पानी बर्फ़ बन जाता होगा, वहाँ पर कैसा वातावरण होगा। तो चंद्रमा की सतह पर क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है।
याद रखना ये बात, आप ना अच्छे तीर का निशान लगाकर नोट्स की कॉपी में नोट करना बेटा कि चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल नहीं है, और चंद्रमा की सतह पर जो मिनिमम टेम्परेचर है, जो न्यूनतम तापमान है वो कितना है, -190 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। और ऊपर प्लस में कितना जाता है, ये तो नेगेटिव है, नीचे चला जाएगा इतना ठंडा। और गर्मी में 110 डिग्री, तो विचार करो यदि 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो भी हमारे पसीने छूट जाते हैं, बॉडी से पानी बाहर निकलने लगता है, पसीना आने लगता है। 110 डिग्री होगा तो कितना नुकसान होगा। इसलिए चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। लोग विचार तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ का टेम्परेचर क्या है, 190 डिग्री तो माइनस में और 110 डिग्री प्लस में जाता है, इन दोनों के बीच में रहता है, तो टेम्परेचर बहुत हाई है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। चंद्रयान भी लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले, आपको पता है, जो कि सफल नहीं हुआ। मंगलयान लॉन्च किया था। तो जीवन संभव हो न हो इसके लिए गैसों का होना बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर का होना भी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर कम से कम इतना तापमान तो हो कि मनुष्य अच्छे से रह सके या कोई भी जानवर वो अच्छे से रह सके। तापमान को कंट्रोल में कौन करता है, वायुमंडल करता है, या जलवायु को कंट्रोल कौन करता है, वायुमंडल करता है। यही हमारा टॉपिक है। तो ये कुछ चीज़ें आप नोट करेंगे। नेगेटिव टेम्परेचर कितना रहता है, 190 डिग्री, और हाईएस्ट 110 डिग्री किसकी बात की जा रही है, चंद्रमा की। ठीक है ना। तो ये पूरे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें से हमें ये चीज़ें निकालनी है। क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप 14.1 जल से भरा एक बीकर, ताप मापना है, निम्नलिखित का ताप मापना। मीजर द टेम्परेचर गिवन बिलो। पहला, जल से भरा एक बीकर, पानी से भरा एक बीकर लीजिए, मृदा या मालूम से भरा एक बीकर लीजिए, एक बंद बोतल में जिसमें थर्मामीटर लगा हो। इन सभी को सूर्य के प्रकाश में 3 घंटे तक रखें। अब तीनों बर्तनों के तापमान की माप करें, उसी समय छाया में भी तापमान को देखें। तापमान को कैसे नोट करना है, तापमान को इजीली नोट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं भाई तापमान को नोट, यहाँ कह रहा जल से भरा एक बीकर लो, तो ये मान लीजिए बीकर ले लिया है ना, इसको जल से भर लिया, जल से भरा बीकर लिया। दूसरा क्या, मृदा बालू से भरा एक बीकर लो, ये भी एक दूसरा बीकर ले लिया। इसमें क्या है, मिट्टी है, बालू मिट्टी है। ठीक है। अब इनको 3 घंटे तक धूप में रखो और 3 घंटे तक छाया में रखो, दोनों का टेम्परेचर नोट करो, है ना। 3 घंटे तक कहाँ रखेंगे, धूप में, और उसी कंडीशन में इनको 3 घंटे कहाँ रखेंगे, छाँव में रखेंगे। टेम्परेचर नोट करना है, किसका टेम्परेचर कम आएगा, किसका ज़्यादा आएगा। और याद रखना टेम्परेचर को किससे मापा जाता है, थर्मामीटर। इसको हिंदी में तापमापी कहते हैं। तो शरीर का तापमान हो, चाहे मिट्टी का तापमान, चाहे पानी का तापमान, तापमान हमेशा टेम्परेचर यानी किस में मापा जाता है, थर्मामीटर से। थर्मामीटर को क्या कहते हैं, तापमापी। तो इस प्रकार से हम भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों का टेम्परेचर नोट कर सकते हैं और कुछ नए प्रयोग कर सकते हैं। तो जल से भरा एक बीकर लें, मृदा या बालू से एक भरा बीकर लें, एक बंद बोतल लें जिसमें थर्मामीटर लगा हो। इन सभी को सूर्य के प्रकाश में 3 घंटे तक रखें। अब तीनों बर्तनों के तापमान की माप करें, उसी समय छाया में भी तापमान को देखें। तो इन तीनों का अलग अलग टेम्परेचर देखना है। छाया में टेम्परेचर कम रहा, बिल्कुल सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ का छाया में टेम्परेचर हमेशा कम ही रहता है। धूप में तो वैसे ही टेम्परेचर होता है, तो धूप में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उत्तर देना है जो सवाल था उसका। फर्स्ट या सेकंड में से किस में तापमान की माप अधिक है, बताओ बेटा। पहले और दूसरे में से पानी ज़्यादा जल्दी गर्म होगा कि मिट्टी ज़्यादा जल्दी गर्म होगी, वाटर ज़्यादा जल्दी गर्म होगा ना, तो पानी का तापमान ज़्यादा होगा पहले में। 2 बीकर रखे थे ना अपने, 3 रखे थे, एक में तो थर्मामीटर खुद ही था, एक में जल भरा हुआ था, एक में मिट्टी भरी हुई थी। किसका तापमान हायर होगा,
किसका तापमान ज़्यादा होगा? पहले का होगा ना, पानी वाला। दूसरा, प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कौन सबसे पहले गर्म होगा, स्थल या समुद्र? तो बताओ, इससे प्रयोग से आपको क्या पता चला कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो क्या समुद्र गर्म होंगे या मिट्टी गर्म होगी? मिट्टी उतनी गर्म नहीं हो पाती, क्योंकि मिट्टी की तो ऊपरी परत ही गर्म होती है, लेकिन पानी गर्म होकर भाप बनकर उड़ने लगता है। बादल क्यों बनते हैं? समुद्रों के अंदर जो पानी है वो सूर्य के प्रकाश में भाप बनकर उड़ता है, उसके बादल बनते हैं। मिट्टी कभी इतनी भाप बनकर उड़ती है क्या? क्योंकि मिट्टी का टेम्परेचर हमेशा कम होता है बजाय किसके? समुद्र के। तो क्या बता सकते हो सबसे पहले कौन गर्म होगा भाई, स्थल होगा या समुद्र? समुद्र होगा, क्योंकि समुद्र पानी होता है, पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है? तो ये एक्सपेरिमेंट। तीसरी चीज़, क्या छाया में वायु के तापमान बालू तथा जल के तापमान के समान होगा? छाया में, यदि आप उसको छाया में रख रहे हैं तो बताओ किसका तापमान क्या होगा? दोनों का समान ही होगा छाया में तो, और इक्वल। थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है। बालू का मतलब बालू मिट्टी से लिया गया है, सैंडी सॉइल कहते हैं बालू मिट्टी को। क्या कहते हैं? सैंड सॉइल कहते हैं। तो जल के तापमान क्या समान होगा? आप इसके कारण के बारे में क्या सोचते हैं, और तापमान को छाया में क्यों मापा जाता है? कमरे का तापमान है ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो हमेशा नियत नहीं, वो चेंजेबल है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे का तापमान होता है। तो छाया में और प्रकाश में तापमान तो अलग अलग रहेगा। हमें बाहर ज़्यादा गर्मी लगती है या छाया में ज़्यादा गर्मी लगती है? बाहर ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है। जब पेड़ की छाया में है, कमरे के अंदर हैं, तो हमें उतना तापमान नहीं लगता, बॉडी अपने आप को सहज महसूस करती है। तो तापमान ज़्यादा कहाँ होता है? धूप में होता है कि छाया में होता है? धूप में ज़्यादा होता है और छाया में कम होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसी कारण हम जब पेड़ के नीचे रहते हैं तो बड़ा हम आराम महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ का तापमान कम है। वैसे भी पेड़ ठंडे होते हैं, क्योंकि पेड़ के अंदर का पानी वाष्प बनकर बाहर निकलता है, तो आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है। इसलिए पेड़ों के अंदर से निकलकर जो हवाएं आती हैं वो बड़ी ठंडी आती हैं। चौथा पॉइंट, क्या बंद बोतल या शीशे के बर्तन में लिया गया हवा का तापमान, बंद बोतल या शीशे के बर्तन में लिया गया हवा का तापमान और खुले में लिया गया हवा का तापमान समान है? नहीं, समान नहीं हो सकता। बोतल के अंदर और खुले में लिया गया जो तापमान है वो बराबर नहीं हो सकता, वो अलग अलग होगा। इसके कारण के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या हम प्राय इस तरह की घटनाओं से अवगत करते हैं? बिल्कुल, हमारे आसपास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बंद कमरे के अंदर हवा का दबाव उतना ही रहता है, बाहर हवा का दबाव कम और ज़्यादा होता रहता है। कमरे में एसी चलती है तो कमरे के चारों कोने एक जैसे रहते हैं, लेकिन बाहर की हवा जहाँ पड़ेगी वहाँ पर ठंडा रहेगा, नहीं पड़ेगी वहाँ पर अलग अलग। तो बंद बोतल में या खुले में लिया गया जो हवा का तापमान वो डिफरेंट होता है, वो दोनों अलग अलग होता है, दोनों का मान अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो कुछ क्रियाकलाप की बात हुई। इस क्रियाकलाप को करने के बाद हम आगे की कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि हमने देखा, बालू तथा जल एक समान दर से गर्म नहीं होते, वो दोनों अलग अलग कंडीशन में गर्म होते हैं। बालू मिट्टी और पानी है वो एक समान तो एक साथ तो गर्म नहीं होते ना, उनका टेम्परेचर अलग अलग रहता है। आप उनके ठंडा होने की दर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम अपने अनुमान की सत्यता के लिए एक प्रयोग कर सकते हैं? तो दोनों जब आराम से अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म होती हैं तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों ठंडी भी अलग अलग टेम्परेचर पर होंगी। मिट्टी और पानी में गर्म होने का टेम्परेचर अलग होता है, तो ये तो सीधी सी और स्वाभाविक सी बात है कि जब ये ठंडी होंगी तब भी अलग अलग टेम्परेचर पर ठंडी होंगी, एक साथ तो ठंडी दोनों होंगी नहीं। चलिए अगला टॉपिक 14.1.2, वायु की गति या पवने, हवाएं, टोटली एयर के बारे में। वायु की गति,
डायरेक्शन ऑफ एयर, दिशा क्या रहेगी, गति, मूवमेंट भी कह सकते हैं आप। वायु की गति या पवने, इसके बारे में हमें पढ़ना है। हम दिन भर की गर्मी के बाद शाम को बहने वाले ठंडे समीर से राहत महसूस करते हैं। समीर बहुत अच्छा शब्द है। देखो, समीर शब्द का मतलब क्या होता है बेटा, यदि कहीं पानी बह रहा है और उस पानी के अंदर से हवा निकल कर आती है, यानी आर्द्रता और नमी के अंदर से हवा निकल कर आती है, तो वो हवा हमेशा कैसी होती है, ठंडी। जैसे कूलर है, सबने देखा है कूलर की हवा सबने देखी है, खाई भी है। तो कूलर में हवा ठंडी क्यों आती है? कूलर में जो पंखा चलता है वो हवा देता है, लेकिन कूलर में वाटर का टैंक लगा रहता है, जो पानी उसके ऊपर गिरता है, तो पानी के अंदर से जब हवा आएगी तो हवा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और ठंडी हवा को क्या कहते हैं, समीर कहते हैं। हम दिन भर की गर्मी के बाद शाम को बहने वाले ठंडे समीर से राहत महसूस करते हैं। अच्छा लगता है ना, दिन में खूब गर्मी पड़ती है, रात को जब हम ठंडी हवाएं लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, अनुभव अच्छा होता है, शरीर को अच्छा लगता है। कभी कभी कई दिनों तक अधिक गर्म मौसम के पश्चात वर्षा होती है। कई बार तो 2-2 महीने 3-3 महीने तक कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है, गर्म मौसम के बाद फिर वर्षा होती है, बरसात आती है, तो कितना अच्छा लगता है। वायु की गति का क्या कारण है? वायु की गति, क्यों वायु एक दिशा से दूसरी दिशा में बहती है, उसकी गति का कारण, और वे कौन कौन से कारक हैं जो उन्हें कभी समीर, कभी तेज हवा, तो कभी तूफान के रूप में गति प्रदान करते हैं। ऐसा क्या होता है कि एक ही हवा है, वो कभी तो ठंडी चलती है, कभी तेज गति से चलती है, वही हवा कभी तूफान बन जाती है, ऐसा क्यों होता है? वर्षा का क्या कारण है? बरसात क्यों आती है? देखो, बरसात का एकमात्र कारण हवाओं से है, क्योंकि हवाएं जब चलती हैं तो बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बादल के बरसने का कारण होता है टेम्परेचर, क्योंकि जब भाप बनकर पानी उड़ा था तो बादल बने थे, तो संघनन की प्रक्रिया होती है, तो जो पानी की जो वाष्प थी वो ठोस में बदल जाती है, वो बर्फ़ के टुकड़ों में बदल जाती है, जो बादल होते हैं। और टेम्परेचर और हवा के कारण बादल बरसते हैं। तो बादल जब बरसेगा तो बूंद नीचे गिरती है, उसका कारण तो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पानी की बूंदें वो नीचे मूवमेंट करती हैं। और वे कौन से कारक हैं जो कभी समीर, कभी तेज हवा, कभी तूफान के रूप में गति प्रदान करते हैं, या वर्षा का क्या कारण है? तो बरसात के बहुत से कारण हैं, उसमें सूर्य का प्रकाश, तापमान और वायु की गति और वायु की दिशा बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, याद रखना। ये सभी प्रक्रियाएं हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जलवाष्प के बनने का परिणाम है। ये सारी क्रियाएं जो हमारे वायुमंडल में हैं, हवा के गर्म होने और जलवाष्प के बनने का परिणाम है। देखो, हवा का ठंडा होना, हवा का तेज चलना, आंधी आना, तूफान आना, बरसात आना, ये किसका कारण है? वायुमंडल में हवा के गर्म होने, और गर्म होने के बाद में जलवाष्प है भाप, पानी जब भाप बनकर उड़ता है उसके बनने का ही परिणाम है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे याद रखोगे बरसात क्यों होती है? वायुमंडल में जो हवा है वो गर्म हो जाती है और जलवाष्प बन जाती है। इन दोनों तीनों घटनाओं के कारण ही तो तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी आती है, तूफान आता है और बरसात आती है। याद रखना, नोट कर लेना अच्छे से इन चीज़ों को। जलवाष्प जीवित प्राणियों की क्रियाकलापों और जल के गर्म होने के कारण बनती है। जलवाष्प, ये भाप, बादल क्यों बनते हैं? जीवित प्राणियों की क्रियाकलाप। और हम ऐसा कौन से काम करते हैं भाई? सजीव ऐसा कौन सा काम करते हैं जिससे कि जलवाष्प बन जाए? बिल्कुल करते हैं। हम सब कपड़े धोते हैं, तो कपड़ों को सुखा देते हैं, तो कपड़े के अंदर जो पानी था वो कहाँ जाएगा? भाप बनकर उड़ जाएगा। यही होता है ना, जब आप पानी को गर्म करते हो चाय बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पानी को गर्म करते हो, तो पानी का आधा हिस्सा भाप बनकर उड़ जाता है। कहाँ? वायुमंडल में। तो वही तो पानी का हिस्सा है जो चला जाता है वायुमंडल में, वही तो जलवाष्प है।
तो जलवाष्प यानी भाप कैसे बनती है? जीवित प्राणियों के क्रियाकलाप और जल के गर्म होने के कारण बनती है। जब पानी को गर्म करते हो तो भाप बनती है, उसी जल की भाप या वाष्प को हम जलवाष्प कहते हैं। कपड़े धोए के सुखाएंगे तो पानी चला जाएगा वायुमंडल में, वो भी जलवाष्प है, मनुष्य का क्रियाकलाप हो गया। बहुत सी चीज़ें, पानी को आप ऐसे ही वायुमंडल में फेंक देते हो, सूर्य के प्रकाश में वो भाप बन जाता है, या पानी को गर्म करते हैं तो जलवाष्प बनती है। जलवाष्प के बनने का कारण जीवित प्राणियों की क्रियाकलाप और जल के गर्म होने के कारण जलवाष्प बनती है, याद रखना। स्थलीय भाग या जलीय भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन, विकिरण सूर्य के प्रकाश की किरणों को कहा गया है। परावर्तन किसी सतह पर टकराकर वापस लौट जाना तथा पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म हो जाता है। जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर टकराती हैं, वापस जाती हैं, टकराती हैं, वापस जाती हैं, इस क्रिया से क्या हो जाता है? वायुमंडल गर्म हो जाता है। नोट करके रखना, याद रखना कि गर्मी क्यों लगती है पृथ्वी के प्राणियों को। उसका कारण है कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर टकराती हैं और बार बार टकराती हैं तो पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। इसके कारण हमारे चारों ओर का वायुमंडल गर्म हो जाता है। गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। जब वायुमंडल गर्म हो जाएगा तो वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, धाराएं बहने लगती हैं। इन संवहन धाराओं की प्रकृति को जानने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप करें। एक क्रियाकलाप है, उसको हमें करना है। सो क्रियाकलाप हम अगली क्लास में करेंगे। चलिए छोटा ही ये क्रियाकलाप तो कर लेते हैं। एक मोमबत्ती को चौड़े मुंह वाली बोतल में बीकर में रखें। एक मोमबत्ती को चौड़े मुंह वाली बीकर में रखो और उसे जलाएं। एक अगरबत्ती को जलाएं और उसे बोतल के मुंह के समीप ले जाएं। तो आपने एक मोमबत्ती को चौड़े मुंह वाली बोतल में जगाया और एक बीकर में अगरबत्ती को जलाया। अगरबत्ती को उसके पास ले गए तो क्या हुआ? जब अगरबत्ती को मुंह के किनारे पर ले जाया गया तो अवलोकन करें कि धुआं किस दिशा में जा रहा है या किस ओर जा रहा है। ठीक है। जब अगरबत्ती को मोमबत्ती की थोड़ा ऊपर रखा जाता है तो धुआं किस ओर जाता है? दूसरे भागों में जब अगरबत्ती को रखा जाता है तो धुआं किस ओर जाता है? बताइए, धुआं किस ओर जाएगा? धुआं ऊपर की ओर जाएगा क्या? बिल्कुल ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि गैसें हमेशा ऊपर की ओर जाती हैं। जैसे कि ये चित्र देखिए, इस चित्र में एक ने बीकर ले रखा है आपने, तो ये क्या है बेटा? ये बीकर है। अंदर क्या है? मोमबत्ती। और ये क्या है? अगरबत्ती। तो बताइए धुएं की दिशा क्या है? जब किसी चीज़ को गर्म करते हो तो बॉयल होकर वो चीज़ें वाष्प बन जाती हैं और कहाँ जाती हैं? हमेशा ऊपर की ओर जाती हैं। तो गैसें हमेशा ऊपर की ओर ही जाती हैं। उसकी दिशा, तो वायु की दिशा हमेशा तापमान पर निर्भर करती है। जहाँ जितना ज़्यादा तापमान होगा हवा वहाँ से निकलकर दूसरे स्थान पर चली जाएगी। इस प्रयोग से यही बताया है। तो नीचे से जो टेम्परेचर से वो ये आग निकलेगी और तो यहाँ से वो धुआं कहाँ जाएगा? उधर ही जाएगा। तो यहाँ तापमान ज़्यादा, जितना ज़्यादा तापमान होगा हवा की दिशा उसके उल्टी चली जाएगी। ठीक है बेटा। तो बताओ इसमें क्या कहना चाह रहा है? धुआं किस दिशा में जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। तो इससे एक चीज़ तो ये निकल कर आती है कि धुआं हमेशा ऊपर की ओर जाता है। वायुमंडल में जितना धुआं है वो हमेशा कहाँ की ओर जाता है? ऊपर की ओर जाता है। धुएं का मतलब यहाँ गैसों से है कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो जलवाष्प बनती है। किसी लकड़ी को जलाते हैं तो काला धुआं निकलता है। ये धुआं है, ये गैसें हैं, ये वाष्प है, ये जलवाष्प है। ये हमेशा कहाँ की ओर जाती हैं? ये हमेशा ऊपर की ओर जाती हैं। तो एक सवाल ये रहता है ना कि बादल ऊपर ही क्यों बनते हैं, ज़मीन के ऊपर क्यों नहीं बनते? तो बेटा बादल है ना वो समुद्र के पानी के गर्म होने से बनते हैं, जलवाष्प से बनते हैं। और गैसें सभी कहाँ जाती हैं? गैसें सारी की सारी ऊपर चली जाती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं। इसलिए बादल कहाँ बनते हैं? ऊपर बनते हैं। ये चीज़ आपको नोट करना है। अब इससे आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो चैप्टर नंबर 14 और उसका पार्ट नंबर 2 था। चैप्टर नंबर 14 का नाम है प्राकृतिक संपदा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बी कंटिन्यू, जुड़े रहिए बच्चों। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? कुछ चीज़ें नोट करनी है कि चंद्रमा का टेम्परेचर कितना होता है, -190 डिग्री से
प्लस 110 डिग्री के बीच में होता है। यही चीज़ें आपको जहन में रखनी है। ये क्रियाकलाप, पवन की गति, जलवाष्प क्या है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बी कंटिन्यू। थैंक्स।